तो अविनाश जी, प्यार भरी नमस्कार, सत श्री अकाल। क्या हाल चाल है आपके? जी बहुत बढ़िया जी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका शो में बुलाने के लिए, इनवाइट करने के लिए। जी जी जी। तो आपके बारे में मैं पहले ही हमारे श्रोताओं को बता चुका हूँ कि आप स्पोर्ट्स के बारे में लिखते हो, स्पोर्ट्स के ऊपर आपकी नज़र रहती है, और देश के लिए ओलंपिक्स में जब खिलाड़ी खेल रहे थे तो उस दौरान भी आप उन्हें काफ़ी अच्छे से कवर करते रहे हो, तो उन सारी खबरों के ऊपर आपका काफ़ी अच्छा ध्यान रहा है। तो इसी दौरान आज हम स्पोर्ट्स की बात करनी है, खुले दिल से बातें करेंगे, काफ़ी कुछ जानेंगे आपसे। तो इसी दौरान हम बात करते हैं जी, ओवरऑल जो प्रदर्शन रहा है प्लेयर्स का, इस बार देश की परफॉर्मेंस कैसी रही है, कहाँ कहाँ मेडल हमें आए हैं। तो मैं चाहूँगा कि आप डिटेल में सब कुछ बताएं हम सबको। जी 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 जसप्रीत अविनाश जी, जी। अगर हम परफॉर्मेंस की बात करें इस बार, तो भारत का अब तक का ओलंपिक इतिहास में सबसे अच्छा प्रदर्शन रहा। भारत जी ने 7 मेडल जीते। जी और जैसा कि हमें उम्मीद थी कि और भी, वैसे तो उम्मीद थी कि और भी मेडल्स आएंगे, जी लेकिन कुछ जगह जरूर निराशा हाथ लगी। लेकिन ओवरऑल अगर हम बात करें तो 7 मेडल्स आए। और शुरुआत इसकी की मीराबाई चानू ने वेट लिफ्टिंग में। जी बिल्कुल जी। उसके बाद अगर हम बात करें पीवी सिंधु की, उन्होंने भी मतलब एक भी सेट नहीं हारा था सेमीफाइनल तक। और जी बिल्कुल अच्छी परफॉर्मेंस के बदौलत वो सेमीफाइनल तक पहुंची थी। सेमीफाइनल में वो एक सेट हारी, उसके बाद वहां पर हार का सामना करना पड़ा, लेकिन बाद में उन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता। जी बिल्कुल जी। और जो एक अंडरडॉग थी लवलीना बोरगोहेन, जिसको कि मतलब लोगों ने ज्यादा उम्मीद तो नहीं की थी उनसे मेडल की, लेकिन जी उन्होंने काफी अच्छा प्रदर्शन किया, इम्प्रूवमेंट दिखाई और अपना अग्रेसिव उन्होंने अप्रोच दिखाया बाउट में, और वो भी ब्रॉन्ज मेडल लेकर आई। जी और जी अगर हम रेसलिंग की बात करें, जो कि पिछले 3 ओलंपिक में आपको पता होगा कि हर बार रेसलिंग ने भारत को मेडल जिताया है। जी बिल्कुल जी। और इस बार भी रेसलिंग ने हमें बिल्कुल भी निराश नहीं किया। चाहे वो रवि दैया हो जिन्होंने सिल्वर जीता, चाहे वो बजरंग पुनिया हो जिन्होंने कि हमें ब्रॉन्ज मेडल जीता। वो बजरंग निश्चित रूप से थोड़े से निराश जरूर थे अपने परफॉर्मेंस से, जी लेकिन उनको थोड़ी इंजरी कंसर्न थी, वो हम बाद आगे और डिटेल में बात करेंगे। जी जी तो ये थे। और आगे अगर और हम मेडल विनर्स की बात करें तो और भी काफी अच्छा रहा। जी हॉकी बिल्कुल हमारी, जो जी। कि इंडिया की फेवरेट मानी जाती है, इतने लगाव है हॉकी का, इतना स्वर्णिम इतिहास रहा है हॉकी का हमारे देश में। 41 जी साल बाद कोई मेडल जीता है हमारे देश ने हॉकी में, जी पुरुष और जी टीम में। और जी महिलाओं ने भी अच्छा प्रदर्शन किया, हालांकि वो ब्रॉन्ज मेडल से चूक गई थोड़ी सी के लिए, लेकिन निश्चित रूप से आपने देखा होगा, हम सब ने, पूरे भारत ने देखा कि किस प्रकार उन्होंने पूरे भारत जी का जी दिल जीता, बिल्कुल भी अपने परफॉर्मेंस से। जी बिल्कुल जी। जी तो नीरज चोपड़ा का भी अगर हम नाम लेना भूल जाएंगे तो मेरा ख्याल है बहुत नाइंसाफ़ी होगी। तो मेरा ख्याल है जी, एक नहीं बार। वो लास्ट में मैंने बेस्ट बचा के रखा था, क्योंकि जी 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 सबके जी 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 अंडरडॉग्स को भूलना नहीं चाहिए। नीरज चोपड़ा की बात तो सब करेंगे और बिल्कुल डिजर्विंगली करनी भी चाहिए। जी उन्होंने जी वो काम किया है जो कि बड़े बड़े दिग्गज हमारे, चाहे वो मिल्खा सिंह जी हो, पीटी उषा जी हो, थोड़े थोड़े के लिए उनको जिंदगी भर का एक मलाल रह गया था जी कि कोई हमारा इंडियन बंदा आए, इंडिया का खिलाड़ी आए, इंडियन एथलीट आए जो कि एथलेटिक्स में मेडल लेकर आए। और जी नीरज ने ना सिर्फ मेडल लाया बल्कि गोल्ड मेडल लाया है। बिल्कुल जी। तो उन्होंने, अच्छा लगा मुझे कि मेडल जीतने के बाद वो मेडल मिल्खा सिंह जी को और पीटी उषा जी को डेडिकेट किया। जी और बिल्कुल जी। मिल्खा सिंह जी जहाँ भी होंगे निश्चित रूप से मुस्कुरा रहे होंगे नीरज की इस परफॉर्मेंस के बाद। जी 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 बिल्कुल जी। तो ये तो बात हो गई मेडल्स की। तो मेडल्स के मामले में तो निश्चिंत ही हमारे देश ने पहले के मुकाबले बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया है। बात ये भी बहुत अच्छी रही है कि इस बार लड़के और लड़कियां दोनों का प्रदर्शन बहुत बेहतर रहा है, और लगभग ऑलराउंडर हम कह सकते हैं कि ऐसा नहीं है कि एक ही गेम में ज़्यादा मेडल्स आ गए हों। तो इस प्रकार से जो है एक ओवरऑल हमें काफ़ी एक सेटिस्फैक्टरी जो इमेज है, पिक्चर है, वो देखने को मिली है देश की। तो आपको क्या लगता है इस मामले में? जी जी जी, पहले एक कहावत थी कि लड़कियां लड़कों से कंधा मिला के चल रही हैं। अब जी मेरे को लगता है कि ये कहावत बदलने का टाइम आ गया है, लड़कियां लड़कों से आगे बढ़ चुकी हैं जी और वो उससे बेहतर परफॉर्मेंस कर रही हैं। आप शुरुआत देखिए ना, मीराबाई चानू हो, पीवी सिंधु हो, लवलीना हो, जी मेडल्स की शुरुआत इन तीनों ने करी थी। जी बिल्कुल जी। उसके बाद पुरुषों का नंबर आया था। जी 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 हालांकि हमें खिलाड़ियों के रूप में ज्यादा पुरुष और
क्या बोलते हैं, मेल फीमेल में कुछ ज़्यादा ऐसे वो नहीं करना चाहिए कंपैरिजन, क्योंकि एक खिलाड़ी खिलाड़ी होता है। लेकिन बिल्कुल जी, फिर भी बिल्कुल सही कहा अगर आपने। हम बात करें महिलाओं की, तो बिल्कुल इन्होंने अपने प्रदर्शन से दिखा दिया है कि महिलाएं ना सिर्फ आज पुरुष से कंधे मिलाकर चल रही है, बल्कि वो उनसे एक लेवल आगे बढ़ चुकी है। जी, जी, बिल्कुल जी। तो इस दौरान हमारे देश के लिए इन युवा खिलाड़ियों ने बहुत सारे मेडल तो लाए ही हैं, साथ ही साथ बहुत सारे रिकॉर्ड भी बनाए हैं। एक तो हमें बहुत खुशी है कि हमारे जो पड़ोसी जो शहर है, वहाँ की जो लड़की थी कमलप्रीत कौर, उसने भी रिकॉर्ड बनाया। तो रिकॉर्ड बनाने वाले भी बहुत सारे खिलाड़ी हैं। तो हम देश के लिए इन अच्छे खिलाड़ियों की बात करते हुए उनके द्वारा रिकॉर्ड जो बनाए गए हैं उनका भी ज़रूर ज़िक्र कर दें। तो कौन-कौन सा रिकॉर्ड है जो बनाया गया है इन खिलाड़ियों के द्वारा? जी बिल्कुल, रिकॉर्ड की जहाँ तक बात करें तो आपने कमलप्रीत का नाम लिया, उसके बाद मुझे याद आता है भवानी देवी का नाम। जी। पहली बार हुआ है कि इंडिया में किसी ने फेंसिंग के लिए क्वालिफाई किया था, फेंसिंग में। अच्छा जी। बहुतों को पता भी नहीं होगा कि फेंसिंग क्या होती है, तो जी, बेसिकली बिल्कुल जी। तलवारबाजी होती है। जी, उसमें भवानी देवी ने क्वालिफाई किया, और ना सिर्फ क्वालिफाई किया, उन्होंने फर्स्ट राउंड जीता। सेकेंड राउंड में जो वर्ल्ड की वन ऑफ द बेस्ट खिलाड़ी हैं, उनको टक्कर दिया, और काफी अच्छा खेली वो, काफी अच्छी फाइट दी। हालांकि वो हार गई, लेकिन जी, वो भी एक अच्छा उनका प्रदर्शन था, एक रिकॉर्ड था। हम बात करें एक और इक्वेस्टेरियन की, घुड़सवारी की, उसमें भारत जी, के फवाद मिर्जा ने काफी अच्छा काम किया। जी, उसमें वो हो गए। फिर हमारे एथलेटिक्स टीम ने भी अच्छा रिकॉर्ड, एशियन रिकॉर्ड क्वालिफाई के में किया था, और उसके बाद ओलंपिक्स में भी अच्छा किया। तो ये सारे रिकॉर्ड्स थे हमारे जी, टीम ने, हमारी टीम इंडिया ने, इंडियन कंटिजेंट ने बिल्कुल। और हॉकी का तो मैंने आपको पहले बता ही दिया कि कितने जी, सालों बाद हमारे पास एक मेडल आया, तो वो भी एक जी, अच्छा रिकॉर्ड था वहाँ पर। और टीटी की बात करें तो वहाँ भी अच्छा था, मनिका बत्रा का अच्छा परफॉर्मेंस रहा। जी, बड़े भी टॉप लेवल के खिलाड़ियों को उन्होंने अच्छी टक्कर दी, कुछ मैचेस भी जीते। जी, जी, जी जी, जसप्रीत जी। जी, जी। इस दौरान गोल्फ की भी हम बातचीत कर लें, सो गोल्फ में अदिति अशोक का भी प्रदर्शन काफ़ी बेटर रहा है। तो उसके बारे में भी थोड़ा-सा बता दिए, ख़ासकर मुझे पता लगा कि उसकी माँ भी उसके साथ ही होती थी गेम के दौरान। तो जी अदिति जी, अशोक की बात भी हम ज़रूर पिछली करेंगे। बार उनके जो रियो में जो ओलंपिक्स हुए थे, उसमें उनके जी। पिताजी उनके साथ थे, इस बार अच्छा उनकी जी। माँ उनके साथ थी। जी। और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि भारत में 90% लोगों ने ओलंपिक्स से पहले अदिति अशोक का नाम नहीं सुना होगा। जी, बिल्कुल लेकिन जी। जब उन्होंने पहले 2 दिन अच्छा प्रदर्शन किया, 2-3 दिन, और जब आखिरी दिन आया, लोगों को लगा कि नहीं, एक ये भी मेडल ला सकती है, तो सुबह 4:30 बजे से सब लोग टीवी लगा के बैठ गए थे कि जी ये अदिति अशोक कौन है। गोल्फ का उन्हें नियम भी नहीं पता होगा, लेकिन वो एक उत्सुकता थी देखने की जी। कि आखिर ये कैसे खेलते हैं लोग, और हमारे देश की लड़की खेल रही है तो वो देखते हैं। और मैं बता दूं आपको कि वर्ल्ड नंबर 200 उनकी रैंकिंग थी अदिति अशोक की। अच्छा जी। लेकिन जी, लेकिन फिर भी उन्होंने बड़े बड़े लोगों को टक्कर दी, और लास्ट में वो 2 शॉट उनके अच्छे हो जाते तो वो ब्रॉन्ज मेडल लेके आती। अच्छा कुछ जी। बायस थोड़ी सी के लिए वो चूक गई, लेकिन निश्चित रूप से उनका प्रदर्शन लाजवाब रहा इस टोक्यो ओलंपिक्स में। जी, 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 बिल्कुल जी। तो बहुत अच्छी बात है। तो इसी दौरान आपने रियो ओलंपिक्स की बात की थी। तो अगर हम ओवरऑल एक कंपैरिज़न की बात करें, तो पिछले सालों के मुकाबले जो भले ही 2016 की ओलंपिक्स थी, या उससे पहले 2012 की ओलंपिक्स थी, या उससे पहले 2008 की ओलंपिक्स थी, तो इस दौरान हम अगर एक कंपैरिजन करें तो आप क्या-क्या खास चीज़ें जो है पॉइंट आउट करते हो? एक बात तो मेरे ही दिमाग में आ रही है कि 2016 में जो है 2 लड़कियों की तरफ से मेडल जीता गया था, साक्षी मलिक और पीवी संधू की तरफ से। तो एक लड़कियों के लिए ज़्यादा उस वक़्त जो है ज़िक्र ज़्यादा आ रहा था। तो इस प्रकार से और कौन-कौन सी बातें हैं जो आप बतौर पत्रकार इस दौरान कवर करते हुए आपने नोटिस की, आपके ध्यान में आई? जी, अविनाश जी। ओके, अगर हम कंपैरिजन की बात करें तो निश्चित रूप से जो पिछला ओलंपिक था 2016 का रियो का, वो हमारे लिए काफी निराशाजनक रहा था। जी, और हमें काफी निराशाजनक रहा, हमें काफी निराशा हाथ लगी थी। तो जी। लेकिन खेल में ये अप डाउन ये सब सारी चीजें चलती रहती है। जी, बिल्कुल जी। 2008 की बात करिए, आपने अभिनव बिंद्रा का गोल्ड आया, जी, और हमें फिर लगा कि
शूटिंग में जो है इंडिया अब आगे बढ़ेगा, लेकिन उसके बाद से 3 ओलंपिक्स हो गए हैं और हमें उतनी सफलता नहीं मिली जितनी उम्मीद थी। खास करके इस बार तो हमारा शूटिंग में एक भी जी, मेडल नहीं आया। तो ये था उसका। अगर हम 12 से कंपेयर करें, 12 में हमारा प्रदर्शन काफी अच्छा रहा था। चाहे बिल्कुल जी। रेसलिंग में आप योगेश्वर दत्त की बात करें, चाहे सुशील कुमार की बात करें, हम और भी एक जी, लोगों की बात विजेंदर करें, जो उन्होंने बॉक्सर थे। अच्छा प्रदर्शन किया था। जी, और 16 में थोड़ा डीप आया। उसके बाद जो कुछ पॉलिसी मेकर्स हैं हमारे, चाहे वो स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया हो, चाहे और सारे फेडरेशन हो, उन्होंने एक थोड़ा सा काम किया इसके ऊपर, कुछ चेंजेस लेकर आए और उसका रिजल्ट हमें आपके सामने है कि इस बार हमने सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया। और हम उम्मीद करते हैं कि पेरिस में ये जो प्रदर्शन है मेडलों का, ये डबल हो और अच्छा जी, प्रदर्शन हम बिल्कुल करें। जी। तो ओवरऑल चीजें अप एंड डाउन स्पोर्ट्स में होती है, लेकिन हमारा काम है कि अच्छी चीजों को देखना, उनको पॉइंट आउट करना, बुरी चीजें जहाँ पे कमी है वो उनको उजागर करना। और मैं कहूँगा कि अभी इंडिया और यहाँ से बेहतर कर सकता है। जी, बिल्कुल जी। जी, तो इस दौरान हमने कंपैरिज़न तो कर ही रहे हैं, तो बेटर की अगर बात करें कि क्या चीज़ अगर बेहतर नज़र आई, क्योंकि खिलाड़ियों का प्रदर्शन तो नो डाउट हमें पता लग ही रहा है कि भले ही पिछली बार थोड़ा वीक था, पर ओवरऑल देखें तो 2012 में भी अच्छा था और इस बार उससे भी अच्छा है। तो खिलाड़ियों की साइड से तो अच्छा हो ही रहा है। इसके अलावा क्या-क्या चीज़ें आपको अच्छी नज़र आई? कोई कोऑर्डिनेशन को लेकर, कोई मैनेजमेंट को लेकर? खास करके कोविड की चर्चा भी हम जरूर करनी चाहेंगे, क्योंकि स्टेडियमों में या इस बार वो भर के स्टेडियम वो नहीं थे, ऑडियंस नहीं थी, लोग नहीं थे उतने। तो उसी हिसाब से जो भी आप कोविड के मद्देनज़र और बाकी चीज़ों के मद्देनज़र आपको क्या क्या चीज़ें खास नज़र आई जी, इस अगर ओलंपिक्स में? कोविड की बात करें तो कोविड तो एक सबसे बड़ा चैलेंज था। जी, और आप जैसे पता होगा आपको कि खिलाड़ियों के लिए, एथलीट्स के लिए उनकी जो पीक परफॉर्मेंस होती है, एक वो पीक पे होते हैं, एक लेवल पे। उनको लगता है कि नहीं, अभी मैं पीक पे हूँ और सबसे अच्छा प्रदर्शन कर रहा हूँ। तो जब ये ओलंपिक्स होने वाला था 2020 में, उसमें बहुत से खिलाड़ी अपने पीक पर थे। उसके बाद अच्छा कोविड जी। आया, सब कुछ उनका डिस्टर्ब हो गया, उनकी प्रैक्टिस छूट गई। लेकिन यहाँ पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने और अदर फेडरेशन ने एक अच्छा काम किया कि इन खिलाड़ियों को उनके ट्रेनिंग नहीं रुकनी थी। चाहे वो हॉकी टीम्स का बेंगलोर में कैंप लगाना हो, साई कैंपस, या फिर आपका बजरंग पुनिया का हो, विनेश फोगट का हो, हमारे जैवलिन थ्रोअर का हो, इन सबको ट्रेनिंग के लिए बाहर भेजा गया। अच्छा जी। जी, पूरे जी, सरकार की तरफ से, एमईए की तरफ से, और जितनी भी चीजें इनके लिए थी, उनको ट्रेनिंग के लिए बाहर भेजा गया। जी। और अगर आपने बात करी अच्छी चीजों की, तो पहले जो कि एक खेल से खिलाड़ी क्यों भागते थे, कोई क्यों दूर भागता था, क्योंकि खिलाड़ी खेल में करियर नहीं था। जी, लेकिन अब आप देखो कि करियर खेल में बिल्कुल है, चकाचक है, सब अच्छे परफॉर्मेंस कर रहे हैं और उनकी करियर भी काफी अच्छी चल रही है। जी, गवर्नमेंट की बात करें तो उन्होंने टॉप स्कीम चलाई है, जो कि टारगेट ओलंपिक्स पोडियम है, जिसमें 50 खिलाड़ियों को मतलब 50,000 की पर मंथ एक उनको पैकेज मिलता है, उनको एक तरह से वो ओलंपिक्स की तैयारी के लिए। जी। वो अच्छी चीजें हैं। और पॉलिटिक्स तो होता ही है जैसे हर चीज में हमारे देश में, तो स्पोर्ट्स में भी काफी पॉलिटिक्स होता है, रहा है हमेशा से। और मैं ये नहीं कहूंगा कि इस बार नहीं था, लेकिन इस बार एक चीज अच्छी देखने के लिए मिली। चाहे वो सरकार हो, फेडरेशन हो, साई हो, खिलाड़ी हो, सब लोग एकजुट हुए और उन्होंने एक टीम वर्क की तरह, जो होता है टीम वर्क, वो दिखाया। कुल मिलाकर जी, अच्छा प्रदर्शन किया। जी जी। जसप्रीत जी। बिल्कुल जी, जी, ये तो चलो अच्छी बात है, हम उम्मीद करते हैं कि आगे और भी बेहतर हो। तो ये जी तो बिल्कुल। अच्छी चीज़ें हुई, पर हम तब तक नया नहीं होगा कि अगर हम कमियों की भी बात ना कर दें। तो बहुत सारी समस्याएं भी रही हैं, बहुत सारी कमियां भी रही हैं, चैलेंजेस भी रही हैं। खासकर एक चैलेंज तो मेरे दिमाग में ही है कि हॉकी की टीम है जो, उनको स्पॉन्सर की भी कमी आई। भले ही वो बाद में जो है नवीन पटनायक जी के आगे आने से वो कमी दूर हुई। तो इस प्रकार से कमियां क्या क्या रही हैं, समस्याओं की बात क्या करें तो आपके ने क्या क्या इस दौरान नोट किया है? जी, जी, जैसा कि आपने बहुत अच्छा मुद्दा उठाया कि स्पॉन्सरशिप का एक जो डील होता है, क्योंकि खिलाड़ियों को सपोर्ट तो चाहिए होता है। और बिल्कुल आप जी। सबको पता है कि हमारे देश में ज्यादातर स्पॉन्सरशिप जो है वो क्रिकेटर्स को मिलती है, क्रिकेट ले जाता है, वहाँ जी, स्पॉन्सरशिप की कोई कमी नहीं है। लेकिन उड़ीसा सरकार का बिल्कुल लाजवाब, मतलब एक कमेंडेबल
उनका जॉब कहा जाएगा। बिल्कुल उन्होंने जी। हॉकी को न सपोर्ट किया, उनके लिए वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज दिलाई। भुवनेश्वर में स्टेडियम्स हैं, वहाँ पर जी, वर्ल्ड कप होते हैं, वर्ल्ड कप भी हुए थे पिछली बार। जी, और उनको स्पॉन्सरशिप दिया, वो तो दिया ही। और उसके बाद अब कुछ और प्राइवेट प्लेयर्स जो हैं वो भी सामने आए, जैसे कि जेएसडब्ल्यू ग्रुप है। जी, उन्होंने भी, चाहे वो आपके नीरज चोपड़ा हो, चाहे आपके बजरंग पुनिया हो, इन सबको स्पॉन्सरशिप दे रखी है। जी, बाकी अगर बात करें तो मैं तो चाहूंगा कि जितने भी खिलाड़ी ने इस बार अच्छा प्रदर्शन किया हो, चाहे मेडल जीते हो ना जीते हो, देश के लिए लड़े हो, जज्बा दिखाया हो, उन सबको स्पॉन्सरशिप मिले। और जितने भी ये हमारे प्राइवेट बॉडीज हैं वो भी सामने आए और उनको इकोनॉमिकली स्टेबल बनाए, उनको हेल्प जी, करें। तो बिल्कुल ये जी, तो चैलेंजेस है, क्योंकि हम, आपको बोलना पड़ेगा कि हम एक डेवलपिंग नेशन है, और जी, हमें खिलाड़ियों को सपोर्ट करना होगा, एक स्पोर्ट्स कल्चर बनाना होगा, तभी खिलाड़ी आगे बढ़ेंगे। जी, जी, जी। बिल्कुल जी। तो इस दौरान हम बातचीत समस्याओं को कर लेकर कर ही रहे हैं। इस दौरान एक बहुत ही निराशाजनक घटना देखने को मिली थी उत्तराखंड में, जहाँ पर हॉकी खिलाड़न जो है वंदना कटारिया, सो इस महिला हॉकी खिलाड़ी के साथ इसके परिवार के साथ एक बहुत ही शर्मनाक घटना हुई थी। मैं चाहूँगा कि हम उसके बारे में भी बात ज़रूर करें, ताकि हम खिलाड़ियों के साथ जो भी कुछ ओवरऑल हो रहा है हर मुद्दे को लेकर हम खुल के बात कर सकें। जी, जी बिल्कुल, हमें जो गलत है उसको गलत कहना चाहिए, बिल्कुल। जी, बिल्कुल जी, वंदना कटारिया के साथ जो भी हुआ वो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। और ये क्यों हुआ, क्योंकि जो रीजन है वो तो मुझे सबसे बड़ा हास्यास्पद लगा कि उनके हार के बाद उनको ऐसा सामना करना पड़ा। तो लोगों को जी, समझना होगा कि खिलाड़ी हैं, वो देश का नाम रोशन कर रहे हैं आपके लिए, वो इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं ओलंपिक्स में जाके, और आप उनको इस तरह से ट्रीट कर रहे हो। और खिलाड़ी क्यों, किसी को भी हक नहीं है कि वो किसी के साथ इस तरह का बिहेव करे। तो ये जी, बिल्कुल हमारी सोसाइटी को एक क्या बोलते हैं, ध्यान देना होगा, सोचना होगा कि हम किस तरह से आगे बढ़ेंगे, क्या ये सब चीजें करना नॉर्मल है, इसको किस तरह से हम पीछे ढकेलें, तभी तो ये सब चीजें जी, पीछे होंगी, बिल्कुल तभी जी, तो खिलाड़ी आगे बढ़ेंगे। जी, जी, बिल्कुल जी, क्योंकि एक खिलाड़न है जो कि उस उसकी जाति का, या उसकी जो सामाजिक बैकग्राउंड है, उसकी वजह से उसके खेलों में रही परफॉर्मेंस को निशाना बनाना और इस तरह के घटिया से बहाने बनाकर चीज़ों को गलत तरीके से जोड़कर किसी का भी अपमान करना बहुत ही निंदनीय है। जी जी, तो मैं आपको बता जी, रहा हूँ कि इसके ऊपर जो हॉकी की कप्तान है रानी रामपाल, उन्होंने बहुत सही बात कही कि ये जो भी चीजें हैं वो सेमफुल है। और निश्चित रूप से कास्ट हो, रिलीजन हो, ये सब चीजें बाद में आती है। जब खिलाड़ी मैदान में उतरते हैं तो वो कास्ट, रिलीजन, ये सब चीज पीछे छूट जाती है। जी, वो बस तिरंगे के लिए, अपने देश के लिए खेलते हैं। और बिल्कुल जी, मैं आपको डेवलपमेंट बता दूं कि उस केस में लगभग 2-3 लोग अरेस्ट हो भी चुके हैं, और मैं चाहूंगा कि जो अच्छा भी जी, और बाकी लोग हैं उनको भी उनके जो गलत काम किया उनकी सजा मिले, और एक मिसाल पेश हो कि खिलाड़ियों के साथ आगे ऐसा कुछ व्यवहार ना हो। जी, जी। जी, बिल्कुल जी। तो इसी दौरान खिलाड़ियों को बहुत सारे इनाम भी मिले हैं, बहुत बड़े-बड़े जो है सरकारों ने उनके ऊपर करोड़ों जो है लुटाए भी हैं, और अच्छी बात है वैसे तो। पर इस दौरान आपको नहीं लगता कि अगर इसी प्रकार से पैसे जो हैं, रुपए हैं जो, अगर वो पहले से ही देने की कोशिश की जाए, तो और भी ज़्यादा मेडल आ सकेंगे? जी। जी जसप्रीत जी, कहावत है ना कि चढ़ते सूरज को सब सलाम करते हैं। जी, बिल्कुल तो जी। तो यही है यहाँ पर कि मेडल जीतने के बाद, और मैं बिल्कुल भी नहीं कह रहा हूँ कि खिलाड़ियों को नहीं मिलना चाहिए, मैं तो चाहता हूँ कि देश का हर खिलाड़ी अच्छा प्रदर्शन करे, उनको रिवॉर्ड मिले, और किसी को कोई भी फाइनेंशियल क्राइसिस कभी ना हो। जी, और बिल्कुल मैं खुश हूँ कि खिलाड़ियों को मिली है। और जहां तक जी, आपने बात करी कि पहले वो करने की, तो बिल्कुल आप एक खिलाड़ियों को जितना प्रेस कर रहे हो, जिनका दे रहे हो, वो सही है। आप जी, अगर मान लो अगर हॉकी अभी अच्छा प्रदर्शन किया है, तो आप, जैसे उड़ीसा ने किया, आप अदर राज्य की सरकारें भी करें अपने जगह पर, अपने सिटी में वो एस्ट्रो टर्फ लगवा दें, जहाँ पर कि और भी लड़के खेल पाए, अपने टैलेंट को दिखा पाए। आप ट्रैक एंड फील्ड की वो फैसिलिटीज अवेलेबल करा दो, आप जिम्स खोल दो, आप प्लेग्राउंड बना दो, और ये सब चीजें कर दो, तो निश्चित रूप से
खिलाड़ियों को क्या चाहिए प्रदर्शन करने के लिए? उनको प्लेटफ़ॉर्म चाहिए, उनको जी, प्रैक्टिस करने के लिए सुविधाएँ चाहिए, उनको डाइट चाहिए, उनको वो प्रोटीन्स चाहिए, तभी तो वो अच्छा करेंगे। तो जी, निश्चित जी, रूप से सरकार की ज़िम्मेदारी है, फेडरेशंस की ज़िम्मेदारी है, और हर जैसे उड़ीसा ने आप आपने बताया थोड़ी देर पहले, हॉकी को इतना प्रमोट किया। जी, इस देश में 28 राज्य हैं, अगर कुछ राज्य भी सब एक-एक स्पोर्ट्स ही ले लें कि नहीं, हमें वाह ये जी वाह! स्पोर्ट्स प्रमोट करना है, तो निश्चित रूप से भला हो जाएगा जी, कायाकल्प हो जाएगा इस देश का स्पोर्ट्स में। जी, बिल्कुल जी, ये तो बहुत ही बेहतरीन बात आपने कही है। तो हम तो खुद ऐसा सजेशन है जो आगे पहुँचाना चाहेंगे कि भले ही एक गेम उठा लो, पर हर स्टेट गवर्नमेंट सोच ले कि इस गेम में तो मैंने ही स्पॉन्सरशिप करनी है, सारा खर्चा और सहूलतों का ध्यान मैंने ही रखना है। तो वाक़ई में ये ऐसी चीज़ें होनी चाहिए, तो हम उम्मीद भी करते हैं कि ऐसा कुछ हमें देखने सुनने को मिलेगा भी फ्यूचर में। जी, जी, बिल्कुल। जी। क्योंकि सरकारों के पास पैसे की कोई कमी नहीं है, बस एक जो इंटेंट होता है, जो एक मतलब नियत होती है, वो चाहिए करने की। जी, 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 बिल्कुल जी। तो इस दौरान हम नीरज चोपड़ा के बारे में थोड़ा खुल के भी बातचीत कर लें कि कहाँ से है वो खिलाड़ी और क्या कौन-सी गेम में क्या-क्या उसकी तरफ से किया जा रहा है। मैं चाहूँगा इसके ऊपर हम विशेष रूप से बातचीत करें। तो नीरज चोपड़ा के बारे में थोड़ा हमें जो है डिटेल में आप बताइए? जी। जी, नीरज चोपड़ा जैसे कि अभी आर्मी में वो जेसीओ भी हैं, तो अच्छा आर्मी जी। बैकग्राउंड भी है उनका। और इसका जी। एक नमूना आपने देखा होगा कि जब उन्होंने टोक्यो ओलंपिक्स में वो गोल्ड मेडल जीता, उसके बाद उन्होंने तिरंगा लेकर वो एक मार्च पास्ट किया, या जो भी कहें स्टेडियम में घूमा उन्होंने तिरंगा। उसके बाद एक वीडियो भी सोशल मीडिया पे वायरल हुआ कि उन्होंने तिरंगे को किसी पूरे अच्छी तरह से फ़ोल्ड किया और अच्छी तरह से जैसे एक आर्मी करता है, उस तरह से जी। उन्होंने उसको रखा। अगर उनके बैकग्राउंड की बात करें तो निश्चित रूप से उन्होंने काफ़ी यंग समय से ही अच्छा प्रदर्शन करना शुरू कर दिया था, और उनके उन कोच थे, एक उनका नाम शायद ठीक से मैं याद दिलाऊँ तो एक नायक थे, कोच नायक नाम है उनका। जी। वो उन्होंने उनके टैलेंट को पहचाना था और उनको बाद में वहाँ से ट्रेनिंग करनी शुरू की थी। जी, पटियाला में शायद उनकी 3 साल ट्रेनिंग हुई थी, नीरज की। जी। उसके बाद वो धीरे-धीरे आगे बढ़े, और कुछ कारण के बस वो 2016 में पार्टिसिपेट नहीं कर पाए, नहीं तो उस साल भी वो रियो में ही वो पार्टिसिपेट करने वाले थे। जी। और ये बात नीरज ने जब वो गोल्ड जीते उसके बाद ही उन्होंने मीडिया से बात करते हुए ये कही कि मैं रियो में भी शामिल हो सकता था, कुछ टेक्निकल कारणों से जी। उनका वहाँ पर इंक्लूज़न नहीं हो पाया था। अच्छा और जी। इस बार बात करें तो बिल्कुल कॉन्फिडेंस, एक होता है जी मेडल जीतना, और एक होता है कि मतलब दुनिया को दिखाना कि मैंने सिर्फ मेडल नहीं जीता है, बस मैंने भाई अपनी एक जो शेर की दहाड़ होती है वो दिखाई उन्होंने। जी। बिल्कुल कमांडिंग परफॉर्मेंस दिया। और वाक़ई जी। बात करें तो बिल्कुल 100 साल हो गए हमारे देश को जी, एथलेटिक्स में कोई मेडल नहीं आया था। तो गोल्ड मेडल, उन्होंने जी। किया, वो मेडल लाया। और जैसा कि हमने पहले बात करी, उन्होंने मिल्खा सिंह जी, पीटी उषा जी का वो सपना पूरा किया। और अब उनका अभी भी वो उनका जो अगला रिकॉर्ड है कि वो 90 से ऊपर मीटर जो है वो जेवलिन थ्रो करे। तो बिल्कुल जी। वो तो अभी सेटिस्फाई नहीं लग रहे हैं मेरे को। और एक प्लेयर को, एक खिलाड़ी को सेटिस्फाई होना भी नहीं चाहिए, तो बिल्कुल जी। कम्प्लेसेंसी आ जाती है थोड़ी-सी। उनको हमेशा बेटर करने के लिए सोचना चाहिए, और मैं उम्मीद करता हूँ कि नीरज जो है अपने प्रदर्शन को और बेहतर करें आने वाले टूर्नामेंट्स में। जी, बिल्कुल जी, बिल्कुल जी। ऐसा हम भी यही चाहेंगे। तो इसके साथ ही जो-जो खिलाड़ियों को बड़े-बड़े इनाम भी अनाउंस किए गए हैं, तो एक ओवरऑल उस चीज़ के बारे में आप थोड़ी जानकारी दे दो कि कितना-कितना जो है सरकारों की तरफ से अनाउंस कर दिया जा चुका है, या ख़ासकर अगर कोई नौकरी वग़ैरह का भी ऑफ़र किया गया है खिलाड़ियों का, जी, तो हरियाणा सरकार ने, जहाँ तक मुझे पता है, कि नीरज चोपड़ा को 4 करोड़ रुपए जी। और उनको एक जॉब ऑफर की है। साथ ही साथ आर्मी में उनका जो है प्रमोशन भी होना है। जी। हाँ, तो ये तो नीरज चोपड़ा की बातें थी। बाकी अलग-अलग राज्य सरकारें जो है, अपने-अपने स्टेट्स की खिलाड़ियाँ, जो जैसे हॉकी में जिस स्टेट की खिलाड़ी हैं, जैसे पंजाब की बात करें, तो उन्होंने भी हर खिला अपने प्लेयर्स के लिए वो किया है। 1-1 मध्य करोड़ प्रदेश की भी अनाउंस किया है। सरकार जी। ने भी महिला हॉकी की टीम के लिए वो किया है, प्राइज़ का अनाउंस किया है। तो इस जी। तरह से है, सब जिन्होंने प्रदर्शन अच्छा किया है, सबको उनकी राज्य सरकारों ने रिवॉर्ड किया है। जी, बिल्कुल जी। जहाँ तक मुझे लग रहा है शायद हरियाणा सरकार की तरफ से 6 करोड़ अनाउंस किया गया है नीरज चोपड़ा के लिए, बाकी मैं भी दे चेक कर लूँगा।
जी। जी, जी। जी, बिल्कुल जी, तो हमारी बातचीत सारी चल रही है, तो आखिरी में मैं सवाल ये लेना चाहूँगा कि इस दौरान खिलाड़ियों की स्टेटमेंट्स जो आती हैं, बयान आते हैं या ट्वीट्स आते हैं, हम उसके बारे में भी, उनके जो जीवन का निजी जीवन हो या उनका जो सामाजिक जीवन हो, उसके बारे में हम ज़रूर बात कर लें। तो इस दौरान एक स्टेटमेंट तो मुझे रानी रामपाल जो हॉकी की कप्तान है, उसी का भी याद आ रहा है, जिसने कहा था कि बिना नवीन पटनायक के उनकी जो है ये टोक्यो तक की यात्रा है, ओलंपिक की यात्रा है, वो भी ना हो पाती। तो इसी प्रकार से अगर पुनिया का या किसी और भी खिलाड़ी का जो भी बयान आए हैं या स्टेटमेंट्स आई हैं, हम ब्रीफली उसके बारे में भी जरूर बातचीत कर लें। जी, जी, आपने रानी का ज़िक्र किया, उनकी कहानी तो मतलब एक मिसाल है जी कि कैसे कोई आदमी अपने जीवन में कठिनाइयों को जी। पीछे छोड़कर आता। आपको बोलना पड़ेगा कि वो एक आपको मतलब गौर करना पड़ेगा कि रानी ने रानी के पिताजी हैं जो एक रिक्शा पुलर थे। अच्छा जी। वहाँ से जी, उन्होंने काफ़ी कुछ झेला है अपने जीवन में, उसके बाद धीरे-धीरे करके वो आगे बढ़ी, बाद में वो इंडिया की कैप्टन बनी और अभी वो टीम को लीड कर रही हैं और अच्छा उन्होंने लीड किया टोक्यो में। और सोशल मीडिया की बात करी आपने तो आजकल तो बिल्कुल सारे खिलाड़ी एक्टिव हैं। तो मैं आपको जी। एक ट्रिविया बता देता हूँ जैसे कि अभी रवि दहिया जो हमारे जो रेसलर है, वो उनका एक अभी रिपोर्ट आई थी कि वो छत्रसाल स्टेडियम जो है दिल्ली में जहाँ पे ये लोग ट्रेनिंग करते हैं, उन्होंने एक अपने कमरे में एक पोस्टर लगा रखा है जिसपे कि उन्होंने लिखा है कि आई एम अ गोल्ड मेडलिस्ट। तो अच्छा जी। सोचिए जी, उन्होंने अपना ये जो सपना है गोल्ड जीतने का, काफ़ी दिनों से सँजो के रखा है वहाँ पर और उनके जो साथी बताते हैं कि ये सोते-जागते बस हर समय वो गोल्ड के बारे में सोच रहे थे। हालाँकि गोल्ड मिस हो गया उनका फाइनल में लेकिन बिल्कुल वो लड़े, 2-3 पॉइंट से रह गए, लेकिन अच्छा प्रदर्शन, लाजवाब शानदार प्रदर्शन उनकी तरफ से रहा था। और आपको एक मैं ताज़ा अपडेट दे दूँ जो कि अभी कुछ देर पहले ही आई है कि विकास कृष्णन जो थे, जो हमारे बॉक्सर, अच्छा जी। उनका शोल्डर डिस्लोकेट हो गया था जी बाउट के दौरान और वो अब सर्जरी के लिए जाएँगे। और एक और अपडेट था बजरंग पुनिया का कि उन्होंने की भी जो घुटने में थोड़ी-सी तकलीफ थी और देखा होगा आप सब लोगों ने वो स्ट्रैपिंग करके वो जी। उतरे जी। थे जब वो खेल रहे थे। तो ये सारी चीज़ें थी जी, बाकी सोशल मीडिया तो है ही और खिलाड़ी अच्छा है, खिलाड़ियों को एक बेस मिला है अपने फैन्स से, अपने ऑडियंस से कनेक्ट होने का, अपनी बात को रखने का। जी। जी। जी, बिल्कुल जी। जी, जी, अविनाश जी, तो आपने बहुत डिटेल में ओलंपिक्स की पूरी यात्रा को हमारे साथ शेयर किया। बहुत सारी खिलाड़ियों के अनुभव थे, हमारे श्रोताओं तक पहुंचाए। आपका बहुत-बहुत शुक्रिया जी। बहुत-बहुत धन्यवाद अविनाश जी, रेडियो पंजाब टुडे के प्रोग्राम क्षमादान में जुड़ के इतनी सारी जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। जी, जसप्रीत जी, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद मुझे बुलाने के लिए। थैंक यू वेरी मच। जी, जी। जी, तो ਪਿਆਰੇ ਸਰੋਤੇ ਸੋ ਇਹ ਸਨ ਅਵਿਨਾਸ਼ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਨ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ। ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਵਜੋਂ ਇਹ ਲਗਾਤਾਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਪੋਰਟਸ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਓਲੰਪਿਕਸ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਸਾਰੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪੂਰੀ ਯਾਤਰਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਆਈਆਂ ਹਨ ਉਹ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦਾ ਉੱਥੇ ਦੇ ਰਹੇ ਤਜਰਬੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤੀ ਹੈ।